पिछले साल सेबी ने मल्टी कैप फंड की परिभाषा को बदला और उसके बाद एक नए फंड कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया जो कि है फ्लेक्सी कैप फंड। इस साल हम देख रहे हैं एक के बाद एक कंपनियां अपने फ्लेक्सी कैप के एनएफओस न्यू फंड ऑफर लेकर आ रही है। और फ्लेक्सी कैप फंड की खास बात यह है कि फंड मैनेजर को मार्केट कैप के हिसाब से अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो कितना पोर्शन लार्ज कैप को देना चाहते हैं, कितना पोर्शन मिड कैप को देना चाहते हैं। तो ये कैसे काम करेगा एक इन्वेस्टर के लिए, आज इसी पर मैं बात करने वाली हूँ। और साथ ही में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का नया एनएफओ भी है जो कि 26 जुलाई से 9 अगस्त तक खुला है और ये बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई को ट्रैक करने वाला है। तो मेरे साथ है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के सीआईओ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स मनीष गुनवानी। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने वक्त निकाला। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फेयरली न्यू कैटेगरी है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि मैं एक शो करती हूँ जिसमें लोग सवाल पूछते हैं हेल्पलाइन, और उसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, मेरे पास ये है मैं और पढ़ाऊं क्योंकि इतने सारे बाजार में फ्लेक्सी कैप है। तो रिटेल इन्वेस्टर का अच्छा खासा इसमें इंटरेस्ट दिख रहा है। आपने क्या महसूस किया? कि आपने जैसे कहा कि जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है फंड मैनेजर को। और हमने ये देखा है कि जो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप जो 3 सेगमेंट्स हैं मार्केट्स के, उनका परफॉर्मेंस 2-3 साल के फेज में एक सेगमेंट काफी आउट परफॉर्म करता है। तो अगर फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आज स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, 2 साल के बाद लार्ज कैप अच्छा करेगा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फंड मैनेजर काफी अच्छा रिटर्न अल्फा प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये आई थिंक इन्वेस्टर्स को भी ये रिकग्निशन हुआ है कि फ्लेक्सी कैप में काफी चांस है, योर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स काफी बड़ा है, क्योंकि आप कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। हम लोग जैसे 530 से ज्यादा स्टॉक्स कवर करते हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड के लिए कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लार्ज कैप में रहना है या स्मॉल कैप में रहना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टॉक्स की है, मार्केट कैप की फ्लेक्सिबिलिटी है। और जब से सेबी ने ये कैटेगरी क्रिएट किया है, विजिबिलिटी काफी बढ़ी है। आप एयूएम भी देखेंगे, इसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो साइज है कैटेगरी का, वो आई थिंक लार्ज कैप के बाद ये सबसे बड़ा कैटेगरी है अभी। तो क्लियरली इन्वेस्टर्स को बहुत इंटरेस्ट है ये स्पेस में। और मिस्टर गुनवानी, अगर मैं पूछूं कि जो मौजूदा बाजार का मूड हम देख रहे हैं, इसके बीच में फ्लेक्सी कैप फंड आपको किस तरह से ये इसकी पोजीशनिंग आपको कैसी दिखती है? अगर हम अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो को डिस्कस करें, जो हम बाजार में जिस तरह का मूड देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाए कब पता नहीं रहता है। नहीं, आप ये ना टाइम बहुत अच्छा है फ्लेक्सी कैप फंड के लिए। क्यों, मैं बताता हूँ कि कभी ये टाइम होता है कि आप बहुत स्ट्रांगली आपका व्यू होता है कि लार्ज कैप अच्छा करेगा। जैसे 1 साल पहले ऑफ कोर्स थोड़ा हाइंडसाइट से है, बट किसका अगर स्ट्रांग व्यू होता तो स्मॉल कैप लेते तो काफी अच्छा रिटर्न बनता है। तो अभी आई थिंक फ्लेक्सी कैप के लिए टाइम अच्छा है, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप लास्ट 3 ईयर रिटर्न देखेंगे तो मोटा मोटी सेम रिटर्न है। तो क्या हुआ था कि अब 2018 और 2019 कैलेंडर ईयर में लार्ज कैप बहुत आउट परफॉर्म करे थे। उसके बाद कोविड के बाद मार्च 2020 में जो बड़ा फॉल आया था, उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप ने काफी अच्छी रिकवरी की है। तो आप 3 साल का व्यू देखेंगे तो लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स ब्रॉडली सेम रिटर्न है। तो अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा कैटेगरी आउट परफॉर्म करेगा, और फ्लेक्सी कैप फंड कैन सी कि क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग दे कैन स्विच। अनलाइक प्योर स्मॉल कैप फंड में डालना, प्योर मिड कैप फंड में डालना, प्योर लार्ज कैप फंड में डालना अभी थोड़ा ट्रिकी है। तो दैट वे फ्लेक्सी कैप के लिए अच्छा टाइम है कि 3-5 ईयर्स में परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं है। तो फंड मैनेजर कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मैक्रो। अगर मैक्रो में ग्रोथ अच्छी आ रही है, ग्लोबल लिक्विडिटी अच्छी है, तो मिड एंड स्मॉल कैप विल स्टिल आउट परफॉर्म। मिड एंड स्मॉल कैप लार्ज कैप से अच्छा करेंगे। तो वो फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर के लिए इजी हो जाता है ये ट्रेंड देख के ट्रैक करने के लिए। राइट, तो फंड मैनेजर का काम थोड़ा बढ़ जाएगा। वो तो है।
फ्लेक्सी कैप में ज्यादा होता है। It will really test a fund manager's ability and quality, I think. That is true. Because in FlexiCap, because your universe is very big, you can do anything. It is also a bit more testing for the fund manager, जैसे आपने कहा। राइट लेकिन मनीष जी, मैं ये जानना चाहूंगी, बाजार का जो मूड है सेकेंड वेव के बाद हमने देखा बाजार को, मतलब जो हमने पिछले साल देखा था वो उसका हमने रिपीट नहीं देखा। बहुत ही मैच्योर्ड रिएक्शन बाजारों का रहा है। आप क्या देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? वैक्सीनेशन की पेस जो है, कोविड की थर्ड वेव की भी चिंता है, गोइंग फॉरवर्ड आप मार्केट्स को कैसे रीड कर रहे हैं? मुझे तो ये लगा बाहर से बैठकर देखने में, आप लोग तो बिल्कुल अंदर से देखते हैं, कि मार्केट्स ने मैच्योरली रिएक्ट किया है सेकंड वेव को लेकर के, एंड अब आगे वे फॉरवर्ड। तो ये सही है कि सेकेंड वेव में मार्केट ज्यादा नहीं गिरे। उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा ही कर रही थी। जो सेकेंड वेव था स्पेसिफिक कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील में बहुत इंटेंस था, बट काफी रीजन जैसे चाइना एटसेट्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ग्लोबल इकोनॉमी अच्छे से रिकवर कर रही है, अभी भी रिकवर कर रही है, और नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स मेरे ख्याल से टचवुड इंडिया मैक्रो के लिए परहैप्स बेस्ट पीरियड रहेंगे मेरे ख्याल से। मैं 4-5 रीजन है इसके। एक तो देखिए एक्सपोर्ट के एंगल से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, और वो फेस कंटिन्यू करेगा, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स अलग अलग टाइम ओपन कर रहे हैं। तो अभी जैसे यूरोप जापान में भी इकोनॉमिक मोमेंटम पिकअप हो रहा है, क्योंकि वो लोग का भी जो वायरस फेज है वो खत्म हो रहा है। सेकेंड ये है कि इंटरेस्ट रेट्स मल्टी डिकेड लो पे हैं, और एक्चुअली रियल रेट्स आप देखेंगे, इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन वो नेगेटिव है, जो बड़ा स्टिमुलस हो जाता है कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट अभी भी कम है। थर्ड ये है कि पेंट अप डिमांड काफी रहेगा, क्योंकि लास्ट 15 मंथ से जो भी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है, जो ट्रैवल है, मैरिजेस है, इवेंट्स है, जो पेंट अप डिमांड है वो काफी प्ले आउट होएगा। अगर वैक्सीनेशन की वजह से वायरस का जो कॉन्फिडेंस है कि वायरस इज नॉट एन इशू, देन द पेंट अप डिमांड विल एक्सप्लोड टू माय माइंड। एंड फोर्थली, आपका जो बैंकिंग सिस्टम है 7-8 साल से जो चैलेंजिंग पीरियड के थ्रू आया है, अब बैलेंस शीट्स और बैंकिंग सिस्टम काफी क्लीन है कि कोई बड़ा अकाउंट ऐसा नहीं है जो और बड़ा सेक्टर कोई नहीं है, स्टील हो, इंफ्रा हो, एनबीएफसी हो, ये सब क्लीन आउट हो गए हैं। तो इस 4-5 चीज का जो कोइंसिडेंस है अभी, इसके बाद इंडिया का ग्रोथ मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स काफी अच्छा होना चाहिए। मुझे ये बताइए, अब बातें आपके फ्लेक्सी कैप में और आप इसे फ्रंट से लीड करने वाले हैं, तो मुझे समझना है कि स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है फ्लेक्सी कैप में निपॉन की। एक जो इन्वेस्टर है जो इसमें आए वो क्यों आए? तो आप हमारा फंड जो देखेंगे वर्सेस कैटेगरी में जो अदर फंड्स के एवरेज पैरामीटर की बात करता हूँ, कि दो चीज है इसमें, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओवरऑल मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ज्यादा यूज नहीं हुआ है कैटेगरी में। तो आप कैटेगरी में देखेंगे तो मोस्टली लार्ज कैप 70% प्लस है काफी फंड्स में। हम लोग का जो मिड एंड स्मॉल कैप पोर्शन है वो ज्यादा रहेगा, लार्ज कैप थोड़ा कम रहेगा। सेकेंड बात ये है कि जैसे हम बेंचमार्क से जितना फंड क्लोज है हम लोग उतना क्लोज नहीं रहेंगे। तो हम लोग जैसे एक रेशियो जैसे बोलते हैं एक्टिव शेयर, जो मेजर करता है कि आपका बेंचमार्क से कितना ओवरलैप है। तो आप कैटेगरी में देखेंगे तो काफी बेंचमार्क से अलाइंड है फंड्स, हम लोग का थोड़ा एक्टिव शेयर ज्यादा रहेगा। तो इसकी वजह से हमको लगता है कि हमारा जो रिसर्च है, जो हमारा स्मॉल कैप फंड है, हमारा जो मिड कैप फंड है, ये इंडस्ट्री के लार्जेस्ट फंड में है, बेस्ट ट्रेडेड फंड्स में है। तो हम लोग का जो कवरेज है, जैसे मैंने कहा कि हम लोग का स्टॉक कवरेज काफी ज्यादा है, तो हमको लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में ऑल्सो मेरे ख्याल से देखिए ये एज है, डिसरप्शन का एज है।
जहाँ न्यू बिजनेस मॉडल्स आ रही हैं, न्यू सेक्टर्स इन इंडिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है चाइना से इंडिया, तो काफी न्यू सेगमेंट्स में एक टेलविंड मिल रहा है, जिससे नए नए कंपनीज हमने देखा है आईपीओ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पेस ऑफ आईपीओ विल कंटिन्यू, देयर विल बी ऑन एंड ऑफ, बट ये सही बात है कि both globally and in India, this is the age of disruption. So I think the mid and small cap space, overall on index basis may look expensive on price to earning etc. बट मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो न्यू बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है वो भी डिजिटल काइंड ऑफ एक्सपर्टीज डेवलप कर रहे हैं, डिजिटल चैनल डेवलप कर रहे हैं। तो काफी वाइब्रेंट स्पेस रहेगा मिड एंड स्मॉल कैप मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 इयर्स में। तो हमको लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में काफी अपॉर्चुनिटी है अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए, तो इसका काफी फोकस रहेगा ये फंड में। आपने ये तो बता दिया कि न्यू बिजनेसेस पर आप फोकस करने वाले हैं और मिड एंड स्मॉल कैप में। मुझे ये भी समझाइए कि आप लोग जब सिलेक्शन करेंगे, आपका जो रिसर्च का जो आधार होता है उसमें आप किस तरह के स्टॉक्स पर आप लोगों की नजर रहती है, क्योंकि अल्फा जो है उस पर सबकी नजर रहेगी एंड आई एम श्योर यू गाइस विल बी वर्किंग कि हम कैसे बेटर अल्फा दें। तो इसमें आप किस तरह के स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, किन पैरामीटर्स को आप अपना आधार बनाते हैं? देखिए, फिनेंशियल डेटा तो हम लोग काफी क्रंच करेंगे, बट ब्रॉडली मैं कह सकता हूँ कि 3 बड़े ट्रेंड्स इम्पोर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन के लिए अभी। एक तो जो ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी है, जैसे मैंने कहा कि लगता है इंडिया शुड गेट इनटू अ पीरियड ऑफ गुड ग्रोथ, तो वेरियस सेक्टर्स, cyclical sectors like real estate, cement, industrials, that is one focus. Two, I think there are 2 mega trends that are happening in this country and maybe globally. One is this whole wave of digitalization technology, where whether it is banking or healthcare, we are seeing that established businesses are also entering new adjacent areas using technology. तो जैसे फार्मेसी कंपनी डायग्नोस्टिक्स में जाता है, ये सब बहुत हो रहा है. So that is one big mega trend, and if you can capture a management or a business which can scale up in digital format, they obviously can grow very fast. Return on capital will be very high. So that is one trend, and the second mega trend I think is this जो China plus one बोलते हैं कि the whole shift of manufacturing. तो वो chemicals में हुआ, electronic manufacturing में हुआ, मे बी टेक्सटाइल्स में होगा, मे बी स्टील में भी एक इफेक्ट है कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है. तो ये 2 मेगा ट्रेंड और इकोनॉमिक रिकवरी, मेरे ख्याल से ये जो 3 सेगमेंट्स में स्टॉक्स हैं, मोर और लेस हमारा फोकस काफी इन 3 बड़े थीम्स में होगा. अब मुझे ये बताइए मिस्टर गुनवानी कि कोई इन्वेस्टर क्यों चुने निप्पॉन के फ्लेक्सी कैप को? आप उन्हें क्या ऐसा खास दे रहे हैं कि वो निप्पॉन का फ्लेक्सी कैप चुने? तो आप देखिए, आप फंड क्यों लेते हैं कि बेसिकली वो हाउस का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. तो आप जैसे मैंने कहा कि हमारे हाउस के पूरे फंड जो लास्ट 1.5 ईयर में परफॉर्मेंस हुआ है वो काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी सॉलिड है. Especially our small cap and mid cap funds, even on 5-year basis, they have done really well. So एक तो ये है कि रिसर्च का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपर्टीज है रिसर्च में. सेकेंड की ब्रांड है, इट्स अ लार्ज हाउस, प्रोसेसेस आर वेरी रोबस्ट. And thirdly, the category itself is very exciting. It's a fund which gives you a lot of flexibility. It's very appropriate for the current time, where mid, small, large, all are looking quite interesting. तो ये सब reasons की वजह से मेरे ख्याल से it's a very exciting product. अगर कोई फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी फ्लेक्सी कैप फंड को खरीदना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहता है, तो एक चीज जो मुझे लग रहा है एक रिटेल इन्वेस्टर को आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि अभी इसका उतना आपको रिटर्न्स जो है फ्लेक्सी कैप को कंपेयर जो है इनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख सकते. तो एक तो फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड होगा, आपके जैसे फंड हाउस और भी नामी फंड हाउसेस लेकर आ रहे हैं. दूसरा, एक फंड की हम किन क्वालिटीज को हमें देखनी होगी, क्योंकि रिटर्न तो हम देख नहीं पाएंगे, पास परफॉर्मेंस का कोई ट्रैक इनका नहीं है.
नहीं, दैट इज ट्रू, क्योंकि कैटेगरी नहीं है तो मे बी जो रेटिंग्स होती हैं, जो हिस्टोरिक डेटा है वो नहीं है, तो ऑब्वियसली एक तो फंड हाउस देखना चाहिए, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, वो रिसर्च टीम एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 7-8 funds, diversified funds of that house. I think that is what people have to see. ओके राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर गुनवानी, आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू और समझने में कि फ्लेक्सी कैप फंड आप लोगों की नजर कहाँ है, कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनमें आप फोकस करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक विद दिस फंड और बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के मनीष गुनवानी से बात हो रही थी। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का एनएफओ फ्लेक्सी कैप एनएफओ अभी बाजार में है और ये किस तरह से, ये किन सेक्टर्स पर नजर रखने वाले हैं, क्या फोकस रहना वाला इस फंड का, इस पर हो रही थी हमारी बात। और इस तरह के वीडियोस, इस तरह के नए फंड्स की जानकारी अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचती रहे तो Money9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर और हमारी वेबसाइट पर। आपको मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर खबर।